प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु पर आगे बढ़ते हुए इसकी पद्धतियों और विधियों पर विचार करेंगे। इसी के अंतर्गत इसके 3 भागों का वर्णन किया गया है: निरीक्षण, प्रयोगात्मक और विवरणात्मक। निरीक्षण जो विधि है, पद्धति है, उसके 2 भाग हैं: अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि यानी अंतर्दर्शन या आत्मनिष्ठ पद्धति, बाह्य दृष्टि, बाह्य दर्शन या बाह्य दूसरों के लोगों का अवलोकन। अब सबसे पहले हम आत्मनिष्ठ विधि अंतर्दृष्टि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। अंतर्दृष्टि में व्यक्ति स्वयं की मानसिक स्थिति और का अवलोकन करता है और अपनी क्रियाओं का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है। मानसिक क्रियाएं, क्योंकि ये पद्धति अत्यधिक प्राचीन है, इसमें व्यक्ति स्वयं का अपना अध्ययन करता है, अपना ही अवलोकन करता है, अपना ही निरीक्षण करता है। अतः ये बहुत ही प्राचीन है और वैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार के व्यक्ति को अपना स्वयं का अवलोकन करने के लिए किसी प्रैक्टिकल की और किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। अनुभूतियों, अनुक्रियाओं, अनुभवों और मन स्थिति का अध्ययन करते हुए विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना, यानी अंतर्दर्शन, अपने अंतर्गत निहित जो अनुभूतियों के आधार पर उसको जो अनुक्रियाएं होती है, जो कार्य और व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, उन कार्य और व्यवहारों के आधार पर और अनुभवों के आधार पर जो वह अपना अध्ययन करता है, उस अध्ययन से प्राप्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उसी निष्कर्ष के तहत इस कार्य को, अमुक कार्य को आगे बढ़ाना है अथवा नहीं बढ़ाना है, यह देखने का प्रयास किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज हमें देखने के अंतर्गत आया कि सरकार के द्वारा विविध केंद्र के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा विविध प्रयास किए जाने के पश्चात भी जो देवदूत के स्वरूप हैं और जो कोरोना योद्धा हैं, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और जो हमें जीवन देने वाले हैं देवदूत, डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स, उनके सहायकगण, उन सबके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन और अपना परिवार, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगाकर बैठे हैं, सिर्फ हम घर में रहें यह सोचकर देश के सैनिकों की तरह जो बाहर पहरा लगा रहे हैं, हम सुरक्षित रहें, इसलिए वे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहे हैं। यह सब सोच करके इन अनुभूतियों और अनुक्रियाओं के पश्चात जो अनुभव देखने को मिले, उन अनुभवों के आधार पर उनकी मन स्थिति का अध्ययन किया गया और देखा गया कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम विरोध करेंगे इन सब चीज़ों की, हमारी सुरक्षा का क्या है, हम अपना कार्य नहीं करेंगे। तो महोदय, गृह मंत्री महोदय ने, अमित शाह जी ने उनको आश्वासन दिया और कहा कि हम सब आपके साथ हैं, संपूर्ण देश आपके साथ है, हम आपकी सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, इसलिए आप इस तरह का कोई प्रदर्शन ना करें। उन्होंने उनको आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का आश्वासन देना और सुख, दुख, क्रोध, शांति, घृणा और प्रेम आदि भावों से क्या होता है, इन मानसिक दशाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संवेग है, एक पल में प्रसन्न हो जाना, एक पल में अत्यंत दुखी हो जाना, अवसाद से ग्रस्त होकर मृत्यु का चयन कर लेना, ये सब चीज़ें व्यक्ति के जो भाव होते हैं वो संवेग निरंतर बदलते रहते हैं और इससे मानसिक दशाओं और का अध्ययन करना और आत्मचिंतन, मनन करना और उन मानसिक दशाओं का निरीक्षण और वर्णन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों ने इसके बारे में विचार किया, जिनमें टिचनर महोदय, एंजल, वुडवर्ड, स्टाउट आदि ने अपने अपने विचार अंतर्दृष्टि से संबंधित प्रदत्त किए। उन्होंने बताया कि अपने स्वयं में देखना है, यही टिचनर महोदय का कहना है कि जिसने अपने आप को जान लिया, उसे फिर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्वयं को पहचानो, फिर दूसरे के बारे में बात करो।
लुकिंग इन वर्ड, यानी अपने आप का अंतः प्रेक्षण या अंदर की ओर देखना। इन्होंने भी इसी बात पर बल दिया है। वुडवर्थ ने भी स्व निरीक्षण कहा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। स्टाउट ने मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, यानी स्वयं की क्रियाओं से अभिप्राय है ये अनुक्रियाएं, अनुभव और मन स्थिति का जो सुख दुख क्रोध शांति आदि के द्वारा परिवर्तित होती रहती हैं, इन सब का निरीक्षण करना और उनके आधार पर निर्णय लेना ही यह सब कहलाता है। इसी के साथ ही इस पद्धति के कुछ गुण और दोष देखने को सामने आए हैं। उस आधार पर अगर हम कहें तो यहाँ पर यह देखने को मिला है कि यहाँ पर व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है। इस स्वयं के अध्ययन के आधार पर वह क्या हुआ, स्वयं तक ही सीमित हुआ। मर्जी आए जब करेगा, मर्जी आए जैसे करेगा, खर्चा भी नहीं होगा, समय और परिस्थिति का और स्थान की समस्या भी नहीं है, और सीधी जानकारी है, किसी और का उसमें देख रेख भी नहीं है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। इसलिए यह अपने आप में अलग, ये इसके गुण या महत्व कहे जा सकते हैं। लेकिन दोष का इसलिए हो सकता है क्योंकि दोष हम कहें तो ये जो मानसिक स्थितियां हैं, मानसिक दशाएं हैं और ये जो भाव हैं, ये पल पल बदलते रहते हैं और वो व्यक्ति के अध्ययन के अंतर्गत अवधान दोष उत्पन्न करते हैं। इन दोषों के कारण उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख क्रोध शांति प्रेम घृणा भावों से और भाषा से अभिव्यक्त नहीं हो सकते हैं। अतः इनको अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है और ऐसा संभव भी नहीं होता है। अतः यह स्वयं के ऊपर निर्भर रहने के कारण जहाँ इसमें अच्छाइयाँ हैं वहाँ इसमें बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है। अब इसी का दूसरा पार्ट है बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि को हम बहिर्दर्शन और वस्तुनिष्ठ पद्धति भी कह सकते हैं। इसके प्रकार हैं औपचारिक, अनौपचारिक, व्यवहार और व्यवस्थित और आकस्मिक। व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण और परीक्षण करना, वो भी स्वयं का नहीं, दूसरे का। यहाँ पर जो इसके 4 प्रकार बताए गए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सिस्टमेटिक और इंसिडेंटल, इन सबके आधार पर अगर हम कहें तो यह हम कह सकते हैं कि बाह्य दृष्टि और बहिर्दर्शन, नाम ही बहिर्दर्शन है। बहिर यानी बाहर की ओर, दर्शन यानी देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना या परीक्षण करना, और दूसरों के व्यवहारों का आकलन करना। अब उसमें हम नियंत्रित रूप से भी कर सकते हैं और अनियंत्रित रूप से भी कर सकते हैं। नियंत्रित रूप में किसी परिस्थिति और विशेष अवस्था के अंतर्गत, और अनियंत्रित में परिस्थितियों की व्यवस्था नहीं होती है, कभी भी कैसे भी कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियाँ हों या बाहर भ्रमण पर गए हों, सामाजिक राजनीतिक मनोरुचि के अनुसार जो भी मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित यानी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना तो पहले योजना बनानी होगी कि अमुक व्यक्ति के व्यवहार का आकलन कौन से टेस्ट डाले जाएं और कहाँ पर किस समय कैसे किया जाए, कितना ग्रुप होना चाहिए और कितना ग्रुप नहीं होना चाहिए, आंकड़े हमें किस तरह से किस सिस्टम में कितने टाइमिंग में समय सीमा सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आकस्मिक, अचानक, जैसे विद्यार्थियों के अचानक एक यूनिट को पूरी करवाने के पश्चात कभी भी कह देते हैं कि आज तुम्हारा परीक्षण लिया जाएगा या परीक्षा ली जाएगी, तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज पता नहीं कितना सही जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये अचानक, आकस्मिक, अकस्मात और बिना किसी योजना के जो परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा इसे आंकने का प्रयास किया जाता है। इस तरह जिस तरह अंतर्दर्शन में दोष हैं वैसे ही बहिर्दर्शन में भी बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। लेकिन हम फिर भी इतना कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर टेस्ट डाले जाते हैं इसलिए इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, साक्षात्कार, प्रश्नावली और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, तो यह वैज्ञानिक है और
इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यह सबके लिए उपयोगी है, किसी एक के लिए उपयोगी नहीं है और सभी क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन जो वही दर्शन के दोष हैं उसमें ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जब दूसरों के ऊपर ये टेस्ट डाले जाते हैं तो ये पेपर आदि प्रणालियों में लिए जाते हैं, सब समूह में लिया जाता है, तो व्यक्ति अपने भावों को छुपा करके बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन करता है। वह अपने सुख दुख आदि को छुपाकर अपनी योग्यता अयोग्यता को और अपने भावों को छुपा करके जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करता है, और एक सा व्यवहार होने के कारण उसमें वो बात नहीं निकल कर आती है जो वास्तविक जानकारी हमें मिलनी चाहिए। धन्यवाद।